नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कोर्ट पहुंचा भाजपा उत्तर प्रदेश का मंत्री, जज बोला तुम दोषी हो। ऐसा बोलते ही दोस्तों गायब हो गया मंत्री, भाग गया और वकील भी लेकर भाग गया आदेश का पेपर, जिसके बाद खोज रही है पुलिस। बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला। वहीं पर महिलाओं को जमकर गाली देने वाला भारतीय जनता पार्टी का गालीबाज नेता छापेमारी के बाद गायब हो गया है दोस्तों, उसको भी ढूंढने में लग गई है पुलिस। इसी के साथ में आपको बताएंगे, मोहन भागवत पहुंचने वाले थे मध्य प्रदेश। कांग्रेस पार्टी नेताओं ने कहा जब तक तिरंगा थमाएंगे नहीं तब तक वापस लौटेंगे नहीं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। बताएंगे दोस्तों क्या है ये बड़ी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हो गई जनता दल यूनाइटेड। आखिर क्या है ये मामला। इसी के साथ में बीजेपी शॉक जेडीयू के रवैये को लेकर। इसी के साथ में आपको बताएंगे, दिल्ली के अंदर फिर से तिरंगा यात्रा के नाम पर भाजपाइयों ने तोड़ी है कानून। वहीं पर गोदी मीडिया के पत्रकार भी बिना हेलमेट के घूमते रहे दोस्तों, लगेगा बड़ा फाइन। बताएंगे आपको क्या है ये पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे अन्य बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोहन भागवत के कार्यक्रम में जाकर तिरंगा देने के अभियान जो कांग्रेस पार्टी ने चालू किया है बिल्कुल ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने कुछ ऐसा कांड कर दिया है दोस्तों, जिसको लेकर काफी चर्चा में बन गए हैं मंत्री जी। बता दें आपको कि योगी सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को कानपुर की एक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया। उनके खिलाफ गिट्टी चोरी का मामला कोर्ट में विचाराधीन था। शनिवार को कोर्ट ने बहस के दौरान मंत्री राकेश सचान की पेशी के साथ ही ये फैसला सुनाया दोस्तों, और जैसे ही ये फैसला सामने आया तुरंत मंत्री कोर्ट से फरार हो गए। आपको बता दें कि कोर्ट ने 35 साल पुराने रेलवे की गिट्टी चोरी और बरामदगी के मामले में बहस पूरी होने के बाद ऑर्डर को होल्ड कर दिया। मंत्री के वकील अविनाश कटियार होल्ड किए गए ऑर्डर की कागज को लेकर ही गायब हो गया दोस्तों। कुल मिलाकर मंत्री भी इस तरीके की हरकतें करता नजर आ रहा है, जहां पर जिस पेपर में पढ़कर ऑर्डर कोर्ट को देना था, सजा देनी थी, उस पेपर को लेकर ही गायब हो गया वकील। यानी मंत्री गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब हो गया, और यहाँ तक कि वकील तो ऑर्डर के पेपर लेकर ही गायब हो गया है, जिसके बाद वकील के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलेगा दोस्तों। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि राकेश सचान के वकील के द्वारा आदेश की कॉपी लेकर भागने के मामले पर लोगों ने अपने अपने तरीके से टिप्पणी की है। पंकज नाम के सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि अब तक चोर उचक्कों को भागते देखा था पेशी के दौरान, लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ही कोर्ट से भाग खड़े हुए। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों, तो नोएडा के अंदर वायरल वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से गंदी गंदी गालियां एक महिला को एक नेता दे रहा है दोस्तों, जिसका नाम श्रीकांत त्यागी है। और श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है। इसको लेकर लगातार तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। आपको बता दें कि इसके बावजूद बीजेपी के नेता इसे मानने को तैयार नहीं है। महेश शर्मा ने कहा कि 48 घंटे के अंदर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी होगी। नड्डा और योगी ने भी संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता दावा करते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी से उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि सच ये है दोस्तों कि अंशुल सिंह की तरफ से दावा किया गया है कि 27 अगस्त 2018 को बीजेपी ने श्रीकांत त्यागी को किसान मोर्चा की युवा किसान समिति का राष्ट्रीय टीम का सदस्य बनाया था। बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम के नाम में उसका नाम भी शामिल किया गया था। तब वीरेंद्र सिंह मस्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी के साथ में कई और तस्वीरें साझा की जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि अजीत अंजुम की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अच्छा तो क्या वो बीजेपी के नेताओं को गुलदस्ता सप्लायर था। नड्डा समेत दर्जनों बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीर कैसे है, खुद को नेता कैसे लिखता था, मतलब ये फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं था। इसकी जांच तो अब ईडी को करनी चाहिए। कुल मिलाकर तंज कसा गया है दोस्तों अजीत अंजुम की तरफ से, यानी भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हो या फिर जेपी नड्डा हो, सभी के साथ इस व्यक्ति की तस्वीर है जिसका नाम सूर्यकांत त्यागी बताया जा रहा है, और इसे लगातार वरिष्ठ मीडिया पत्रकारों की तरफ से भी जारी किया जा रहा है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये भाजपा का नेता है दोस्तों। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक नई स्कीम, नई योजना लागू कर दी, जिस योजना के तहत दोस्तों देश के तिरंगा को मानने में आनाकानी करने वाले संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का भोपाल में एक दौरा होने वाला था दोस्तों। पीपल्स मॉल में जाकर तिरंगा और किताब भेंट करने का ऐलान कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने कर दिया। वो मोहन भागवत को इस भेंट के साथ संदेश देना चाहते थे। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जैसे ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया दोस्तों, और जैसे ही मोहन भागवत को तिरंगा और किताब देने के लिए निकले, वैसे ही उनको दफ्तर के बाहर ही रोक लिया गया दोस्तों, और बाद में पूरे दफ्तर को ही नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी कार्यालय को ही पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा भोपाल के उस इलाके में जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ठहरे हुए थे, वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी नेताओं को पीसीसी में नजरबंद किए जाने के मामले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी के चीफ कमलनाथ ने भी सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस के पीसीसी का पहरा देने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब पूरा देश आजादी के हीरक जयंती मना रहा है, तब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कार्यकर्ताओं को तिरंगा भेंट करने से रोक रही है। और एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों, तो एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा और
यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ने अग्निपथ योजना के खिलाफ अभियान के लिए बेरोजगार युवाओं का साथ हाथ मिलाने का फैसला लिया है। 7 से लेकर 14 अगस्त के बीच में जय जवान जय किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अग्निपथ योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय सेना, युवा, बेरोजगार सभी के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया गया है। किसान परिवारों को भी बर्बाद करने के लिए योजना लेकर आया गया है। किसान परिवारों के लिए ये विनाशकारी होगा। इस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करते हुए एक्स सर्विसमैन के साथ मिलकर दोस्तों अग्निपथ योजना का विरोध करने का फैसला लिया है। और युवाओं की महापंचायत होगी, देखते हैं कितना ज्यादा टर्न आउट होता है, कितना समर्थन मिलता है। दोस्तों इसी के साथ में एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, उसके बाद अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक बार फिर से पूरे देश भर के दौरे की तैयारी कर रही हैं। आपको बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी के नए अवतार और जुझारूपन को लेकर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस नए अवतार और जुझारूपन को मैं बधाई देना चाहूंगा। हम लोग महंगाई के सवाल पर, पेट्रोलियम पदार्थ के सवाल पर लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। हम विपक्ष के साथ इस मामले को लेकर खड़े हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के साथ में महंगाई के मुद्दे पर खड़ी है। दोस्तों बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि ये टाइमिंग का सवाल है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं ने कहीं न कहीं इशारों में संकेत दे दिया था कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा के साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर कुछ फिक्स नहीं है। आज गठबंधन है, कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस तरीके का बयान देकर उन्होंने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में जहां पर एक और हलचलें बढ़ा दी है, वहीं पर दोस्तों संकेत दे दिया है कि उनके दरवाजे अन्य पार्टियों के लिए भी खुले हुए हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो बीजेपी तिरंगा यात्रा के नाम पर कई सारे लोगों को बाइक पर रैली करने के लिए बुला जरूर लेती है दोस्तों, लेकिन कानून का खुले तौर पर उल्लंघन किया जाता है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। दरअसल बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बाइक पर नजर आए। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाई। वहीं इस तिरंगा यात्रा के दौरान जमकर दोस्तों धज्जियां उड़ाई गई हैं नियमों की। आपको बता दें कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाजपा के लोग कम से कम तिरंगा यात्रा के दौरान तो नियमों का पालन करेंगे। दोस्तों नहीं, एक बार फिर से नियमों का उल्लंघन किया गया है और फिर से बिना हेलमेट के ही तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये कौन सी तिरंगा यात्रा है जहां पर देश के संविधान का पहले अपमान किया जा रहा है और फिर तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रवाद दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि विवेक सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने पूछा कि यहाँ पर धारा 144 लागू नहीं है। वहीं पर कई लोगों ने मांग की है दोस्तों कि जल्द से जल्द इन नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ी बात यह है कि जो मीडिया के लोग हैं, यानी भाजपा के नेताओं के साथ में जो मीडिया के लोग, खासकर आज तक की पत्रकार हैं, उन्होंने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है दोस्तों, जो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं बेसिक नियमों का पालन तो सबको करना चाहिए, लेकिन क्या अपने आप को सरकार से ऊपर समझने लगे हैं? भाजपा के नेता तो समझ ही रहे हैं दोस्तों। और ये क्या तथाकथित पत्रकार जो टीवी चैनलों पर आकर नियम कानून देश को बताते हैं, क्या यही इस देश के नियम कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे? इस पर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं पर सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका है? बीजेपी के सांसद ने मुफ्त की रेवड़ी विवाद को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है दोस्तों। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो सदन गरीबों को 5 किलो राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा करता है, वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में भ्रष्ट धन पशुओं का 10 लाख करोड़ का लोन माफ हुआ है। मुफ्त की रेवड़ी लेने वालों में मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल का नाम शीर्ष पर है। सरकारी खजाने का दुरुपयोग कौन कर रहा है? कौन सरकारी खजाने पर पहला हक जाहिर कर रहा है और किसका हक होना चाहिए? ये सवाल उन्होंने पूछा है दोस्तों। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताइएगा। देश के अंदर जनता को दिए जाने वाले सुविधाओं को लेकर सबसे ज्यादा मीडिया में डिबेट होता है कि ये रेवड़ी कल्चर चल रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि रेवड़ी कल्चर क्या वो नहीं है जब इन धन कुबेरों को बड़े मात्रा में दोस्तों पैसे दिए जाते हैं, उनके कर्ज माफ किए जाते हैं। और एक और बड़ी खबर की माने तो दिल्ली के अंदर LGV सक्सेना का बड़ा एक्शन। एक्साइज कमिश्नर समेत 11 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। यानी दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार और LG के बीच की लड़ाई अभी थमने का नाम तो एक और दूर की बात है दोस्तों। मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने आबकारी आयुक्त आरवा गोपी कृष्ण, तत्कालीन आबकारी आयुक्त दानिकस आनंद कुमार तिवारी सहित 11 अधिकारियों को निलंबित किया है। उन्होंने ये कार्रवाई विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर की है। इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल पर आरोप लगाया कि उनकी मंजूरी के बाद ही नई आबकारी नीति को लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके लिए उन्होंने LG पर आरोप लगाया है, जिन्होंने 17 नवंबर 2021 से लागू हुई नई व्यवस्था पर अंतिम क्षण में यू टर्न ले लिया। शनिवार को सिसोदिया ने आरोप के कुछ घंटे के बाद ही ये कार्रवाई की गई है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो महंगाई के मामले को लेकर रामदास अठावले ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है जिस पर लोगों ने पूछ लिया कि क्या आप नशा करते हैं? केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस के महंगाई को लेकर प्रदर्शन पर कहा कि नौटंकी करने के लिए कांग्रेस
कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया है। अठावले ने आगे बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी को ही महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया दोस्तों, जिसके बाद लोगों ने अपने अपने तरीके से निशाना साधा है। आपको बता दें कि रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन महंगाई बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस 75 साल से 60 से अधिक सालों में सत्ता में रही है। कांग्रेस के पास महंगाई कम करने का मौका था, लेकिन उनकी तरफ से महंगाई तो कम नहीं की गई। अब राजनीति और नौटंकी करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि रामदास अठावले के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने तरीके से निशाना साधा है। जमील हसन बोले, कहा जरूर सस्ता नशा करके आए हैं, दया पता करो आखिर इन्होंने कौन सा नशा किया है कि पिछले 8 साल से सत्ता से दूर रहने वाले व्यक्ति और उनकी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों आप लोग की इस पर क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर बिहार के अंदर जेडीयू ने इशारों में बड़े संकेत दे दिए हैं। ललन सिंह ने भी सियासी पारा चढ़ाते हुए कह दिया कि आगामी चुनाव में बीजेपी के साथ होंगे या नहीं होंगे ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। वहीं पर दोस्तों राजस्थान के अंदर एक और साधु की आत्महत्या सुसाइड नोट में विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बड़ी बात है कि ये विधायक भारतीय जनता पार्टी से आने वाला विधायक है दोस्तों, जो अभी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल राजस्थान के जालोर के अंदर राजपुरा गांव में एक साधु ने आत्महत्या कर ली है। घटना इलाके के सुंधा माता मंदिर की तलहटी के पास एक आश्रम की है। ये मामला आश्रम के पास की जमीन से जुड़ा हुआ है। साधु ने अपने सुसाइड नोट्स में विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मौके से इनकी बरामदगी के बाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बताते चले एक और बड़ी खबर है, जहां पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दोस्तों 130 हेट स्पीच के मामले दर्ज किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर की माने तो 5G स्पेक्ट्रम बिक्री पर पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने उठाए सवाल, कहा घोटाले की आशंका नजर आती है। साथ ही साथ दोस्तों तिरंगा यात्रा के दौरान दंगा करा सकती है भाजपा। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने लगाया है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो भाजपा के नेता नीतीश राणे बोले, कहा हिंदू पर हमले अब भी जारी है, अगर ये नहीं रुका तो सरकार जा सकती है। भाजपा MLC और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपने बेटे को आजकल राजनीति में आगे कर रखा है। दोस्तों नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने एक बार फिर से हिंदू होने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा विवाद के बाद उदयपुर, अमरावती, अहमदनगर में जो भी हुआ है ये काफी विध्वस्त घटना है। नुपुर शर्मा का मामला खत्म हो गया है, मगर हिंदुओं पर हमला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे हाथ भी किसी ने नहीं रोके हैं, खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं। दोस्तों वहीं पर पात्रा चौल के इस मामले को लेकर ईडी ने संजय राउत की पत्नी से पूछताछ के लिए बुलाया। दोस्तों 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। वहीं पर जनता दल यूनाइटेड ने अपने वरिष्ठ नेता RCP सिंह को कारण बताओ नोटिस थमाया था संपत्ति के मामले पर दोस्तों, जिसके बाद जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है RCP सिंह ने। और एक और बड़ी खबर की माने तो अर्पिता मुखर्जी की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन रहेगा अलर्ट, खाना देने से पहले होगी जांच, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स की निगरानी में रखा जाएगा। इस तरीके से कुछ और फैसले लिए गए हैं। वहीं पर सुरक्षा कटौती पर आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों हाईकोर्ट ने सिक्योरिटी घटाने के फैसले पर रिकॉर्ड तलब किया है। देखते हैं सरकार पंजाब की दे पाती है या नहीं दे पाती। वहीं पर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार थे। टीम शिंदे के विधायक ने बड़ा दावा किया है। इसी के साथ में उपराष्ट्रपति चुनाव में TMC ने भाजपा नेता को पत्र लिखकर वोट न डालने के लिए कहा। दोस्तों लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने एक पत्र लिखा है। बंदोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को पत्र भेजा है और इस पत्र में दोस्तों उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान वोट नहीं डालने के लिए कहा गया है। एक और बड़ी खबर की माने तो बिहार में RCP सिंह ने 9 साल में कमाई अकूत संपत्ति। नीतीश कुमार ने मांगा ब्यौरा, भेजा कारण बताओ नोटिस, जिसके बाद जवाब नहीं आने के बाद खुद से ही RCP सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सच दोस्तों पंजाब के CM भगवत मान कोर्ट में पेश हुए हैं। आपको बता दें कि भगवत मान के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने धारा 147, 149, 332, 353 के तहत आरोप पत्र दायर किया है। इसी मामले में शनिवार को भगवत मान कोर्ट में पेश हुए हैं। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान शनिवार को एक पुराने मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत पहुंचे। बता दें कि अदालत ने मान को पेश होने के लिए पिछली तारीख पर निर्देश जारी किया था। पेशी के दौरान मान के साथ पंजाब के पूर्व एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिंह सिंधु भी मौजूद रहे। भगवत मान को कोर्ट में चार्जशीट की कॉपी दे दी गई है और फिर वो अदालत चले गए हैं। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की माने तो अपनी पत्नी से पूछे बीजेपी सांसद कितनी ज्यादा किचन चलाने में दिक्कतें हो रही हैं। महंगाई पर AIUDF के नेता बजरुद्दीन अजमल ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों इसी के साथ में मध्य प्रदेश में गजब का खेल हो गया। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष तो बीजेपी ने बनाया उपाध्यक्ष। मध्य प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव के अंदर कुछ अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं एक और बड़ी अपडेट की माने तो आज से 2 दिन के दौरे पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। तीसरी गारंटी की कर सकते हैं घोषणा, यानी गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अपने प्रचार के अभियान को काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही है। अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात पहुंचे हैं दोस्तों और विधानसभा में 10 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है। और अब आगे की रणनीति को लेकर भी उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी ऐलान है वो सारे करेंगे। एक एक ऐलान के साथ साथ बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजाएंगे। हालांकि लोगों के मन में आज भी डाउट है कि गुजरात के अंदर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का है या फिर आम आदमी पार्टी और भाजपा का है। ज्यादातर लोग तो दोस्तों इस बात को लेकर क्लियर हैं कि आखिरकार मामला अल्टीमेटली
कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में ही होने जा रहा है। वहीं पर अधीर रंजन चौधरी का अमित शाह पर पलटवार, कहा मोदी सरकार राम के नाम पर करती है रावण की पूजा, उनके शासन में जनता पीड़ित है। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर बीते शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार राम के नाम पर रावण की पूजा करती है, उनके शासन में लोग पीड़ित हैं। इसी के साथ में दोस्तों 11 IAS को सस्पेंड करना आम आदमी पार्टी को रास नहीं आया। आम आदमी पार्टी LG के लिए गए फैसले पर विरोध करेगी, इस तरीके की भी जानकारी आ रही है। वहीं पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोस्तों वोटों की गिनती हो चुकी है और नतीजे भी सामने आ चुके हैं। NDA उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने चुनाव जीत लिया है, बन गए हैं उपराष्ट्रपति। देश के और राजस्थान से आते हैं दोस्तों, जाट समाज के हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इन्हीं को देखते हुए उन्हें आगे किया था और आखिरकार जीत हो गई है, तो बीजेपी से भुनाना भी चाहेगी। आप लोग इसे कैसे देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को कोर्ट से राहत मिली है दोस्तों, इंतरिम जमानत मिल गई है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर असल गुरु के हो तो CBI से जांच कराएंगे, CM योगी पर विजय मिश्रा ने तंज कसा है दोस्तों, चुनौती भी दी है। ADG और DG पर भी लगाए हैं गंभीर आरोप। आपको बता दें कि ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा की शुक्रवार को CJM कोर्ट में रंगदारी के मामले में पेशी हुई है। पेशी के बाद पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ADG लॉ एंड ऑर्डर और DG पर भी आरोप लगाए हैं। विजय मिश्रा ने कहा कि ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और ज्ञानपुर भदोही के पूर्व SP समेत कुछ अन्य अधिकारी उनको फंसाने की कोशिशें कर रहे हैं। वही एक और बड़ी खबर है, जहां पर दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्री और उनके SSP SP को लेकर निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि अमीक जमाई की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी सरकार का कोई कैरेक्टर और इकबाल है या नहीं है, ये सवाल पूछा गया दोस्तों। एक लुच्चे सांप्रदायिक तथाकथित बाबा के पैरों में आपका गृह मंत्री बैठा हुआ है, यानी दोस्तों अपने आप को बागेश्वर महाराज कहने वाले व्यक्ति के सामने इस तरीके से पूरा प्रशासन और पॉलिटिकल तंत्र नतमस्तक दिखाई दे रहा है, जिस पर लोग अपनी तरीके से निशाना साध रहे हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर जगदीप धनखड़ की जीत के बाद कई सारे लोग इस मामले में सर्च भी कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ कौन थे दोस्तों। दरअसल वो बीजेपी के प्योर नेता नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। और एक और बड़ी खबर की माने तो JDU डूबता हुआ जहाज है। RCP सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद इस तरीके से बड़ा बयान दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि जनता यूनाइटेड के नेता RCP सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक समय में वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जबकि जनता यूनाइटेड की ओर से वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। RCP सिंह पर पार्टी ने करप्शन के आरोप लगाए, सवाल उठाए, तो अब RCP सिंह अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जितना चाहे प्रयास कर ले, वो कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री तो दूर की बात, उनकी पार्टी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उनकी पार्टी केवल एक डूबता हुआ जहाज है, जिसका अंत ही बहुत नजदीक आ चुका है। इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर 271 ग्राम पंचायतों के चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। पार्टी अपने अपने तरीके से बड़े बड़े दावे कर रही है दोस्तों, जहां पर बीजेपी और शिंदे गुट के लोग भी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने अपनी पार्टी और NCP के जीत के दावे किए हैं। कुल मिलाकर ग्राम पंचायत के चुनाव में दोस्तों बिना पार्टी सिंबल के इलेक्शन होता है और इसीलिए माना जा रहा है कि सभी लोग अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कहा कि शिंदे गुट के केवल 40 ग्राम पंचायत के सदस्य जीते हैं, जबकि NCP के 53 ग्राम पंचायत के सदस्य जीते हैं और कांग्रेस पार्टी के 47 अन्य के खाते में गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम इन आंकड़ों पर विवाद करते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव प्रतीक चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता, यानी पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता। हम भी 50% सीटों पर सफलता का दावा कर सकते हैं। और एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो कोरोना के दौरान सरकार से 60 गांठ का आरोप बाबा रामदेव पर लगा था और बिना जांच पड़ताल के लोगों को भ्रम फैलाने, लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने का आरोप भी लगा था दोस्तों। और ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि द्वारा सौंपा गया मसौदा स्पष्टीकरण स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। मसौदा स्पष्टीकरण रामदेव ने अपने और अपनी कंपनी के उन दावों के संबंध में पेश किया था, जिसमें उन्होंने अपनी दवा कोरोनिल के संबंध में कहा था कि वो कोविड-19 के इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को कोरोनिल से कोविड-19 के इलाज के संबंधित कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने और निराधार दावों को लेकर दूसरा उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ समय दिया था। साथ ही अदालत ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया वर्तमान मसौदा आपत्तिजनक दावों को वापस लेने की बजाय उन्हें उचित ठहराता नजर आया है। आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से किए गए जांच से बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों। इस मामले को लेकर बहुत सारी खबरें धीरे धीरे करके सामने आएगी। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।